एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई भगवंत मान साहब, मंच पे बैठे हुए सभी नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, सभागार में मौजूद हमारे सभी सांसद गण, सभी एमएलएज और सभी नेशनल काउंसिल के सभी मेंबर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। हम लगभग 1 साल के बाद मिल रहे हैं और बीच में कोरोना की वजह से भी नहीं मिल पाए थे। आप सबका आज की मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। ये साल हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी चीज़ों की। पिछले 1 साल में हम पंजाब का चुनाव जीते। पंजाब का चुनाव जीतने पे आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। पंजाब की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवंत मान को सीएम बनने का बहुत बहुत बधाई। इनके सभी मंत्रीगण, इनके सभी एमएलए, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। गोवा में हमारे 2 एमएलए बने, उन दोनों एमएलए को बहुत बहुत बधाई। अभी गुजरात के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिली हम लोगों को, शानदार सफलता मिली। गुजरात के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और खासकर पंजाब के वॉलंटियर्स और पंजाब के एमएलए और पंजाब के मंत्री बहुत बड़ी संख्या में गुजरात गए थे। उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनको बहुत बहुत बधाई। अभी कुछ दिन पहले गुजरात के सिलसिले में एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि गुजरात में तो आप बैल से दूध निकाल के ले आए। इतना मुश्किल था। गाय से दूध तो सारे निकालते हैं, हम बैल से दूध निकाल के ले आए। 14% वोट शेयर, 5 एमएलए पहली बार में। और पहली बार में हम पहली बार चुनाव लड़े और कई मीडिया के साथी क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी सरकार नहीं बनी? आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कोई पार्टी पहली बार चुनाव लड़े और उसकी सरकार बन जाए। लेकिन हमारे से उनको आदत पड़ गई है, भाई ये चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार बनेगी बनेगी। सो मुझे जब ये प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने कहा नहीं, पंजाब में भी दूसरी बार बनी थी, यहाँ भी दूसरी बार में बनेगी। 2027 में सरकार पक्की बनेगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एमसीडी के चुनाव, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। 15 साल से बीजेपी का कब्जा था यहाँ पे, उसमें हमने शानदार जीत हासिल की, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बधाई कि हमारी 10 साल पुरानी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये भी बड़ी बात है कि राष्ट्रीय पार्टी इतने कम समय के अंदर, शायद हमारी अकेली पार्टी है कि पार्टी बनते ही 1 साल के अंदर दिल्ली में सरकार बन गई। उसके बाद 10 साल के अंदर दूसरे राज्य पंजाब में सरकार बन गई और 10 साल के अंदर हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा काम है, जो हमारी बातें हैं, हम जनता की बातें कर रहे हैं, हम देश की बातें कर रहे हैं। देश की राजनीति में एक तरह से फ्रेश हवा का झोंका आया है। लोग तंग आ गए थे इन पार्टियों से, वही बातें, वही लड़ाई झगड़ा, वही चुनाव होते थे तो ये उसको गाली देते हैं, वो उसको गाली देते हैं। कोई जनता की बात नहीं करता। इसने उसको राक्षस कह दिया, इसने उसको रावण कह दिया, इसने उसको ये कह दिया, आपको इस पे क्या कहना है, इसको
जनता बेचारी देखती रहती है टीवी, ये चल क्या रहा है, हमारे बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। पहली बार एक पार्टी आई है जो चुनाव में जाके कहती है कि हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, हमें वोट दे दो। हम तुम्हारे परिवार वालों का इलाज कराएंगे, हमें वोट दे दो। हम तुम्हारी महंगाई दूर करेंगे, हमें वोट दे दो। हम तुम्हारे बच्चों को रोजगार देंगे, हमें वोट दे दो। पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो हम उनकी बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, असल मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो आज पूरे देश के अंदर, राष्ट्रीय पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर आम आदमी पार्टी के कामों की चर्चा हो रही है, आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति की चर्चा हो रही है। मोटे मोटे तौर पे 3 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एक दो पार्टियां और हैं जो लीगल तरीके से राष्ट्रीय कही जा सकती हैं, पर एक जन सामान्य के उसमें देखा जाए, उसके माइंड स्पेस में देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये 3 पार्टियां हैं जो पूरे देश के अंदर जनता के दिमाग में है। और इन तीनों के अंदर आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग खड़ी होती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले आज समय है, जब हम नेशनल काउंसिल में मिल रहे हैं, तो अपनी विचारधारा पे एक बार फिर से बात करने का कि आम आदमी पार्टी की हमारी विचारधारा क्या है। हमारी विचारधारा के 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर्स। नंबर 1, कट्टर देशभक्ति। हम कट्टर देशभक्त लोग हैं। ये कट्टर शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल करता हूं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर है, सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। देश पहले है, परिवार बाद में है, और मैं और भी बाद में हूं। आदमी स्वयं बिल्कुल लास्ट में है, सबसे पहले देश है। देश के लिए सर भी कटाना पड़े, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, देश के लिए परिवार भी अगर न्यौछावर करना पड़े तो मंजूर है हम लोगों को। तो कट्टर देशभक्ति। दूसरा, कट्टर ईमानदारी। बेईमानी नहीं करनी, बेईमानी करने नहीं आए। हमारी उत्पत्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुई थी, रामलीला मैदान से हमारी उत्पत्ति हुई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें से आम आदमी पार्टी निकली थी। तो कट्टर ईमानदारी, हम ईमानदारी से काम करने के लिए, ईमानदारी से सेवा करने के लिए आए हैं देश की, घर भरने के लिए नहीं आए। वो तो ये लोग कर ही रहे थे, 70 साल से ये लोग कर ही रहे थे। अगर बेईमानी करनी होती तो आम आदमी पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? बीजेपी में चले जाते, कांग्रेस में चले जाते, वहीं कोई एमएलए बन लेते, पैसा कमा लेते। ये करने थोड़ी आए थे। तो कट्टर ईमानदारी हमारी अकेली पार्टी है जो अपने मंत्री में के बारे में जरा सा पता चलने पे अपने मंत्री तक को जेल भेज देती है। और कोई पार्टी नहीं है भारत के इतिहास में जो अपने खुद के मंत्री को जेल भेज दे। हमारी अकेली पार्टी है जो अपने मंत्री को जेल भेज देती है अगर पता चल जाए कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो कट्टर ईमानदारी ये हमारा दूसरा स्तंभ है। और इंसानियत, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में जो लड़ाई झगड़े कराते हैं, ये नहीं करना। सारे इंसान हैं, सब इंसान बराबर हैं, चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कैसा भी हो, सब इंसान बराबर हैं। और हर इंसान का फर्ज है दूसरे इंसान की सेवा करना। ये हमारे 3 स्तंभ हैं आम आदमी पार्टी के। और इन लोगों की क्या विचारधारा है? इनमें से एक पार्टी की विचारधारा है गुंडागर्दी। इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने पूरे देश के अंदर, इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है पूरे देश में। गुंडागर्दी करना, लफंगई करना, गाली गलौज करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना। जितने देश के ऐरे गहरे लुच्चे लफंगे हैं, सारे इनकी पार्टी में संरक्षण देने के लिए चले जाते हैं। इनको बाकायदा माला पहना के इन लोगों को, सारे गंदे लोगों को ये अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। और दूसरी पार्टी की विचारधारा क्या है? भ्रष्टाचार। इतने भ्रष्टाचार किए उन्होंने, इतने भ्रष्टाचार किए। तो एक तरह से आप देखें तो जनता को इसलिए पसंद आ रहा है हमारी विचारधारा। और दिल्ली में हमने जो गवर्नेंस के काम किए, आज तक ऐसे काम कभी नहीं हुए, और वही काम अब सारे के सारे पंजाब में होने चालू हो गए। तो जनता को अब ये विश्वास हो रहा है कि ये पार्टी जो है ये अच्छी पार्टी है, ये शरीफों की पार्टी है। एक अहम मुद्दा है जो पिछले कई दिनों से
इस देश के हर आदमी को पीड़ा दे रहा है वो है जिस तरह से पिछले कुछ सालों में चाइना हम लोगों को आंखें दिखा रहा है। चाइना जिस तरह से हमारे ऊपर जब कब छोटे बड़े हमले कर देता है, हमारे देश के जवान बॉर्डर के ऊपर चाइना का डट के मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं। कई जवानों ने अपनी जान दे दी। उसके बावजूद सुनने में आता है कि चाइना कहीं पे इतने किलोमीटर अंदर घुस गया, चाइना कहीं पे इतने किलोमीटर अंदर घुस गया। भारत सरकार कहती है नहीं नहीं सब ठीक है। मीडिया में आता है, सोशल मीडिया में आता है कि नहीं नहीं सरकार ठीक नहीं बोल रही। अब एक तरफ चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारा सैनिक जो है वो चाइना का डट के मुकाबला कर रहा है, अपनी जान तक दे रहा है। कई सैनिकों की जान चली गई। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि चाइना से हम चाइना को इसका इनाम देते जा रहे हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार को पता नहीं क्या हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या हो गया, उनको सजा देने की बजाय वो हमें आंख दिखाते हैं। उनकी आंख में आंख डाल के उनको जवाब देने की बजाय उनके साथ हम और सामान खरीद रहे हैं, उनसे चाइना से और सामान खरीद रहे हैं। 2020-21 में यानी कि पिछले से पिछले साल में हमने $65 बिलियन का चाइना का माल खरीदा। $65 बिलियन मतलब मोटे मोटे तौर पे 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत ने चाइना से खरीदा। चाइना ने और आंख दिखाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगले साल $95 बिलियन का 7.5 लाख करोड़ का और सामान खरीदा, उनसे और सामान खरीदा। अरे आपको तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनको कहना चाहिए था कि या तो तमीज से रहो नहीं तो हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तुमसे। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमें तो उनको सजा देनी चाहिए थी, उनसे और माल खरीदने की। क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की? क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? एक तरफ हमारे बॉर्डर पे सैनिक जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाइना को इनाम पे इनाम देते जा रहे हैं, चाइना से और माल खरीद रहे हैं, और माल खरीद रहे हैं। क्यों? हमारे सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? और माल क्या खरीदते हैं? चप्पलें इंपोर्ट हो रही है, कपड़े इंपोर्ट हो रहे हैं, खिलौने इंपोर्ट हो रहे हैं। ये हम नहीं बना सकते? चप्पलें हम नहीं बना सकते? कपड़े हम नहीं बना सकते? वहां से चश्मे इंपोर्ट हो रहे हैं। ये सारा सामान तो हम भी बना सकते हैं, भारत भी बना सकता है। भारत के अंदर भारत के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय सारा सामान चाइना से खरीद रहे हैं, चाइना को शाबाशी दे रहे हैं। चाइना कुछ तो मजबूरी है इन लोगों की जो भारत को इन्होंने इस तरह से उनके सामने, हमारे सैनिकों की जान की भी इनकी कोई परवाह नहीं है। कहते हैं चाइना से माल सस्ता आता है। अरे नहीं चाहिए हमको सस्ता माल, हम भारत का माल खरीद लेंगे चाहे कितने में भी बने। हमारे भारत के लोग जो हैं वो कट्टर देशभक्त हैं, अपने सैनिकों की जान की कीमत है हमारे लिए। हमें नहीं चाहिए चाइना का सस्ता माल। डबल कीमत पे भी अगर हमारे देश के अंदर माल बनेगा, हम डबल कीमत पे खरीद लेंगे अपने देश से माल। लेकिन चाइना से माल खरीदना बंद करो। आज मैं इस मंच के जरिए भारत के लोगों से अपील करता हूं कि चाइना के माल का बॉयकॉट करना शुरू करो। और मैं अपील करता हूं भारत सरकार से, थोड़ा सा दम दिखाओ यार, अपने देश के सैनिकों की थोड़ी सी इज्जत करना सीखो। भारतीय जनता पार्टी से अपील करता हूं, इस तरह से अपने को गिरवी मत रखो, इस तरह से चाइना के सामने अपना सर मत झुकाओ। ये पार्टी जिस तरह से चाइना के सामने सर झुका रही है, भारत पूरा देश को एक साथ लो, एक एक भारतीय चाइना का सामान बायकॉट। और ये आने वाला ये 21वीं सदी है, यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि एक देश दूसरे देश की जमीन पे कब्जा कर लेता है। ये सारा इकोनॉमी का खेल होता है, सारा व्यापार का खेल है। जिस दिन हमने चाइना को आंख